बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। सांसद की बदसलूकी से पीड़ित खिलाड़ी डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, जो फिलहाल मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। साहब के पास मैं 13 तारीख को गया था 2-2:30 बजे के आसपास। उनसे मैंने जो है अपनी फाइल जो है ONGC को फॉरवर्ड करने के लिए बोला था, संबंधित मंत्रालय को। शारीरिक रूप से हैंडीकैप हूँ, परिवार की हालत अच्छी नहीं है और साथ में जो है मेरी एक प्रशिक्षु मेरी बहन का रेलवे के लिए रिकमेंडेशन करवाना था, तो दोनों के लिए गया था मैं उनके पास। जो वे कहीं से आए और पूरा का पूरा एकदम से कि समय नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, आते हैं, दिमाग खराब करते हैं, जाइए यहाँ से, मैं लोगों के लिए यहाँ पे जो है नौकरी थोड़ा है ना पैदा करूंगा यहाँ से। जो उसने जो है मुझे मेरे मेडल फेंके, प्रशस्ति पत्र फेंके और उसके बाद वहां से चले जाने को कहा। 8:25 पर फोन आया मुझे जो है कि आप जो है घर पे चुप बैठना, जो है नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जो है IIT और उद्यमियों ने अपने प्रयास से हवाई सेवा की शुरुआत की है। अब लखनऊ से कानपुर की दूरी को मात्र 20 मिनट में तय किया जा सकता है। इसके लिए पवन हंस ने अपना एक हेलीकॉप्टर गुरुवार को कानपुर IIT को सौंप दिया है। अभी फिलहाल 1 महीने तक इसका टेस्ट रन लिया जाएगा। इसके बाद कानपुर से लखनऊ आना जाना आसान हो जाएगा। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें ये हेलीकॉप्टर सर्विस चालू होने जा रहे हैं, ये सर्विस हमने इसीलिए कर रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी ये दोनों IIT कानपुर के लिए बहुत बड़ा एक हर्डल है। और इधर लोग आना नहीं चाहते हैं, एक्सपर्ट्स आना नहीं चाहते, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए नहीं आना चाहते। कभी कभी फॉरेनर लोग जो डेलीगेशन 1 दिन के लिए आते हैं वो दिल्ली होके चले जाते हैं, कानपुर तक नहीं आना चाहते क्योंकि टाइम उनके पास ज्यादा नहीं रहता है। सबसे ज्यादा जो VIPs कभी कभी इधर आते हैं, जिनको हम लाना चाहते हैं उनके लिए अभी तो ये 3 महीने के ट्रायल रन चलेगा। रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, फौरन हारून। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे DTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई सीखा।
नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। ब्रेक के बाद खबर बिहार से है। यहां आर्थिक अपराध इकाई ने राजधानी पटना समेत बिहार के 7 जगहों पर छापेमारी की है। पटना के अलावा जहानाबाद और मुजफ्फरपुर समेत 7 जिलों में टीम भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध संपत्ति खंगालने में जुटी रही। इस छापेमारी में कार्यपालक अभियंता से लेकर रिटायर्ड MVI तक शामिल हैं। राजधानी पटना के आदर्श कॉलोनी में कार्यपालक अभियंता रामचंद्र शर्मा, आनंदपुरी में कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार शर्मा और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पूर्व MVI रमेश पाठक के आवास और ठिकानों पर छापेमारी की गई। अवधेश शर्मा मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हैं। घंटों चली छापेमारी में टीम को इन अधिकारियों के पास से करीब 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का कहर तेज हो गया है। पिछले बुधवार रात से केजरीवाल अस्पताल में 2 बच्चों ने दम तोड़ा है। इसके अलावा 3 नए मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस साल अब तक 8 बच्चों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया है। 8 बच्चों का इलाज अभी चल रहा है। बिहार के महाराजगंज की जंग में चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे प्रत्याशियों की लड़ाई से ऊपर 2 धाराओं की लड़ाई बताया है। नीतीश कुमार ने गुरुवार को मांझी, एकमा, जलालपुर, ढोढनाथ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए जहां पूर्ववर्ती राजद सरकार की खिंचाई की, वहीं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को भी बिहार का हक बताया और स्पेशल स्टेटस मिलने तक संघर्ष जारी रहने की बात कही। इधर झारखंड के देवघर में दोहरे हत्याकांड से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। साथ ही देवघर जसीडीह मार्ग को घंटों जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि देवघर पुलिस लाइन के पास तालाब से पिछले 27 मई को 2 छात्राओं के शव मिले थे, लेकिन देवघर पुलिस अब तक अपराधियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी मीनू। आज हम करेंगे एक पादासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। उत्थित पादासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों को थाइस के पास में रखते हुए शरीर को बिल्कुल एक सीध में करते हुए लेटेंगे। अब धीरे से अपनी दाहिनी करवट लेंगे, राइट साइड में करवट लेंगे। दाहिने हाथ से कोहनी का स्टैंड बना लेंगे। अब
दूसरा हाथ चेस्ट के सामने रखेंगे और दोनों पैर एक के ऊपर एक, अर्थात पैर का पंजा एक के ऊपर एक बनाए रखें। अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटनों से बिना मुड़े हुए ऊपर उठाएं। श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं। जब आपका पैर पूरा 90 डिग्री कोण पे आ जाए तो हाथ की हथेली से पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। शरीर का संतुलन बनाए रखें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर। एक पादासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, अर्थात दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजों के पास में रख लें और धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को, राइट लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। घुटना भी जमीन पर टिकाते हुए दोनों हाथों को धीरे से आगे की ओर नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं और श्वास को लेते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। सिर को पीछे की ओर ले जाएं और इस पोजीशन में अपनी पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर बनाए रखें। जब वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पहले आगे की तरफ लेकर आएंगे और फिर धीरे धीरे पीछे वाला पैर आगे की तरफ लेकर आएंगे, अर्थात पादहस्तासन की स्थिति में बनाएंगे। अब इसी पोजीशन को अब दूसरी तरफ से देखेंगे। दोनों पैर के पंजे मिले हुए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लें अपने पूरे। अब श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजों के पास टिकाते हुए अब अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। बायां घुटना भी जमीन पर टच कर दें। अब धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं अपने हाथों को और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन में ध्यान रखें, अपनी पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर रखेंगे, शरीर का संतुलन बनाए रखेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की ओर ले जाएंगे, अर्थात पहले हाथों को रिलैक्स करें और फिर धीरे धीरे जो पैर आपका पीछे की तरफ है उसको आगे की तरफ लेकर आते हुए अर्थात पादहस्तासन की स्थिति में आए और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए साइड से नीचे करेंगे, रिलैक्स करें। बेहद उपयोगी आसन है ये एक पादासन का अभ्यास, अर्थात दो आसनों का लाभ हमें इस एक आसन से मिलता है। पादहस्तासन के लाभ भी हमें इस आसन से मिलते हैं, जिनके बैक थाइज पे एक्स्ट्रा फैट है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, कमर पर एक्स्ट्रा फैट है और हिप्स पर एक्स्ट्रा फैट है। उनके लिए तो विशेष तौर से लाभकारी है ये एक पादासन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, घुटनों में दर्द है तो जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा घुटनों को नहीं मोड़ें और जिनको हर्निया की शिकायत है वे ज्यादा बैक बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करें और जिनको कमर दर्द है वे ज्यादा आगे की ओर नहीं झुकेंगे। आज का योग मंत्र है, जिनको भी अल्सर की शिकायत रहती है उन्हें कच्चे नारियल का उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए और वैसे भी कच्चा नारियल हमारे शरीर की गर्मी को शांत करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। अन्नदाता नीति तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने।
पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज दिखाई जाने वाली जानकारियों की कुछ मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में डच रोड की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन एक लाभदायक व्यवसाय। आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर। किसान भाइयों, जैसा कि आपने कल के कार्यक्रम में देखा कि किस प्रकार मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा प्रबंधन करना है, आज इसी कड़ी के अंतर्गत हम जानकारी लाए हैं। मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आप किस प्रकार मृदा का प्रबंधन करेंगे। इसी के अंतर्गत यदि आपकी मृदा लवणीय व क्षारीय है तो आप किस तरह उनका सुधार करें ताकि बोई गई फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि किसान भाइयों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, जिसके कारण मृदा की भौतिक संरचना ठीक नहीं होने से ऐसी मृदा में बोई गई फसल में विभिन्न विकृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे बीजों का कम अंकुरण, पौधों की बढ़वाट धीरे होना तथा शुरुआती अवस्था से ही पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देना इत्यादि, जो कि आगे चलकर कम उत्पादन का कारण बनते हैं। अतः आइए आज इस संदर्भ में कल के अंश को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं कृषि महाविद्यालय उदयपुर के एक सह प्राध्यापक महेंद्र शर्मा से। क्षारीय मृदाओं का मालूम करने के लिए हम सॉइल टेस्टिंग लैब में किसान भाई अपने मृदा का नमूना ले जाएं। उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता यदि 4 से अधिक आती है डेसीसाइमन पर मीटर, तो अपन ये मान के चलें कि हमारी मृदा क्षारीय हो गई है। या एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अगर आपका 15 से कम है और आपका पीएच 8.5 से कम है, ये सभी कैरेक्टर और गुण हमारी क्षारीय मृदा को दर्शाते हैं। जब आपको मालूम पड़ जाए कि हमारी खेत की मृदा क्षारीय हो रही है, तो इन सभी को ठीक करने के लिए किसान भाइयों, ये जो क्षारीय मृदा है, ये अपने जितने भी घुलनशील लवण होते हैं मृदा के अंदर, उनकी ज्यादा मात्रा में उपस्थिति के कारण इन मृदाओं का निर्माण होता है और इनमें सोडियम तत्व की अधिकता हो जाती है। जब सोडियम तत्व की अधिकता हो जाती है तो प्लांट जो है, फसलीय पौधे अपने अधिक मात्रा में उन आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और घुलनशील लवणों की मात्रा अधिकता के कारण पौधों की जड़ों में प्लाज्मोलाइसिस भी होने लगता है, जिससे उसके कोशिका का द्रव जो है वो बाहर आने लगता है और पौधा मर जाता है। अतः किसान भाइयों, इन क्षारीय मृदाओं का निष्पादन करना बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे सरल तरीका, जब आपको मृदा के ऊपर सफेद रंग की तह दिखाई देने लगती है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें घुलनशील तत्वों की मात्रा ज्यादा हो गई है। जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उनको हटाने के लिए हम या तो उसको स्क्रैप कर देते हैं, हटा देते हैं, या ड्रेनेज सिस्टम से उसका फ्लडिंग कर देते हैं। फ्लडिंग का मतलब खेत में आप पानी भर दीजिए, जितने भी घुलनशील तत्व होंगे वो सारे के सारे उसमें घुल जाएंगे और धीरे धीरे वो आपकी मृदा की निचली सतह में चले जाएंगे। निचली सतह में जाने के कारण पौधे की जड़ें जो ऊपरी सतह में पनप रही हैं, उनमें उनका प्रभाव नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर अपन पानी की मात्रा ज्यादा ना हो तो हम उनको कन्वर्जन करते हैं, उन घुलनशील तत्वों की घुलनशीलता को और बढ़ाते हैं, जिसमें अपन जिप्सम का भी उपयोग करते हैं। और आप जिप्सम किसान भाई सभी जानते हैं कि उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण जो भी सोडियम के घुलनशील तत्व मृदा में उपस्थित हैं, वो सारे के सारे सोडियम को वो कैल्शियम तत्व हटा देता है और कैल्शियम उसकी जगह ले लेता है, जिससे उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है और वो भी पानी के साथ घुलनशील होकर के नीचे सतहों में चला जाता है, जिससे कि पौधों की जड़ों पे सोडियम तत्व का प्रभाव खत्म हो जाता है और हमारी धीरे धीरे क्षारीय मृदा जो है वो ठीक होने लगती है। दूसरे
केमिकल्स का प्रयोग करके, जिसमें आपके पायराइट है, इन सब का उपयोग करके उन घुलनशील तत्वों की घुलनशीलता बढ़ा करके उनको निचली सतह में पहुंचाएं, ताकि आपकी क्षारीय मृदा का निष्पादन हो सके। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी मृदा में इन घुलनशील तत्वों की मात्रा कई कारणों से बढ़ती है, और ये घुलनशील तत्व की मात्रा जो बढ़ती है वो ज्यादातर हमारे एरिड और सेमी एरिड रीजन्स, जो कि राजस्थान उसमें आता है, उसमें होती है, क्योंकि अपने यहाँ पे तापक्रम बहुत अधिक रहता है, बरसात जो है औसतन बहुत कम होती है, जिसके कारण हमारे जो नीचे घुलनशील तत्व हैं वो आपके कैपिलरी एक्शंस के द्वारा ऊपर की सतहों में आ जाते हैं, और वो पानी जो है हाई तापक्रम के कारण उड़ जाता है और घुलनशील तत्व ऊपर की सतह में आके जम जाते हैं। तो ये घुलनशील तत्व आखिर मृदा में कहाँ से आते हैं, जिसमें सबसे पहले कारण है हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप पौधों को बढ़वार के लिए देते हैं, उनका रेसिडुअल इफेक्ट्स भी होता है, जो धीरे धीरे उनके तत्वों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। दूसरा, इरिगेशन वाटर, जो आप पानी सिंचाई के लिए दे रहे हैं, हो सकता है उसमें भी खारापन हो, उसमें भी कई प्रकार के लवण मिले हुए हों, तो जो लवणीयता, जो खारापन आपके इरिगेशन वाटर में पनपता है, वो भी इन्हीं घुलनशील तत्वों के कारण पनपता है, जो कि एक मेन कारण है। किसान भाइयों को ये कहूंगा कि अगर आपकी खेत की मिट्टी में इस प्रकार की सफेद तह अगर दिखाई दे रही है, या मिट्टी का नमूना लाने पर उसका ईसी आपका 4 डेसीसाइमन पर मीटर से ज्यादा दिखता है, या पीएच उसका 8.5 से कम है, तो आप मृदा के नमूनों को आप लेबोरेटरी में लाइए और उनकी जांच कराइए, जिसके आधार पर जो सॉइल टेस्टिंग के अधिकारी हैं वो आपको ये बताएंगे कि आपको इस मृदा का निवारण किस प्रकार से करना है। प्रदेश में कुक्कुट पालन एक कुटीर उद्योग के रूप में पनप रहा है। इस व्यवसाय में किसानों द्वारा ब्रॉयलर व अंडा देने वाली मुर्गियों को प्रमुखता से अपनाया गया है, लेकिन राज्य के ऐसे किसान जो अधिक पूंजी व्यय नहीं कर सकते हैं, या यूं कहें कि सीमांत किसान इन मुर्गियों की जगह बैकयार्ड मुर्गी पालन को अपनाए हुए हैं, जिसे हम गाँव व ढाड़ियों में आसानी से देख सकते हैं। इन मुर्गियों की संख्या आज भी प्रदेश के कुक्कुट पालन में 25% के लगभग हिस्सेदारी है, जिसका मुख्य कारण है देशी मुर्गियों के अंडे व मांस की बाजार मांग अधिक होना। साथ ही इन मुर्गियों के पालन में लागत खर्च भी बहुत कम आती है। लेकिन किसान भाइयों, अब आपको चाहिए कि बैकयार्ड मुर्गी पालन में आप उन्नत प्रजातियों का समावेश करें, क्योंकि देशी मुर्गियों में एक तो अंडा उत्पादन कम अर्थात 60 से 80 के आसपास ही है, वहीं इनकी बढ़वार भी देरी से होती है, क्योंकि इनमें कुड़क की समस्या रहती है। ऐसे में यदि आप उन्नत प्रजातियों का पालन करते हैं तो आप 160 से 200 अंडा प्रतिवर्ष के साथ ही 40 दिन में 1 से 1.25 किलो तक वजन भी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आज हम जानेंगे क्रॉयलर अर्थात रंगीन मुर्गियों के पालन पर, जिसे देश के अनेक किसानों ने अपनाकर अच्छी आय अर्जित की है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, यह प्रजाति संकरण के द्वारा तैयार की गई है, जो कि बहुरंगीय अर्थात देशी मुर्गियों के जैसी ही होती है और जल्दी वजन ग्रहण करती है। अधिक अंडा उत्पादन प्राप्त होता है, साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों के लिए जीवन यापन का साधन है। क्रॉयलर मुर्गियां प्रति वर्ष लगभग 150 तक अंडे देती हैं, जबकि देशी मुर्गियों से प्रति वर्ष 40 के आसपास अंडों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मुर्गी मांस की बात करें तो इसमें देशी मुर्गियों से कहीं ज्यादा मांस उत्पादन मिलता है। इसमें एक मुर्गे से 3.5 किलोग्राम व मुर्गी से 2.5 किलोग्राम तक मांस प्राप्त किया जा सकता है, जबकि देशी प्रजाति के मुर्गे से 1 किलोग्राम व मुर्गी से 0.9 किलोग्राम मांस ही प्राप्त हो पाता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, विशेष आनुवंशिक गुणों के कारण इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। किसान भाइयों, 1990 के दशकों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मेघालय और उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रॉयलर मुर्गियां काफी प्रचलित हुई हैं। बड़ी संख्या में छोटे, भूमिहीन व सीमांत किसानों के लिए क्रॉयलर मुर्गी पालन एक पूर्णकालिक व अंशकालिक व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। जनरल मैनेजर विपणन केक फार्म के अनुसार क्रॉयलर मुर्गी अकेली ऐसी मुर्गी है जिसे पूरे देश में कृषि जलवायु खंडों में परखा गया है। ये कहते हैं कि इन्होंने 2.5 करोड़ क्रॉयलर चूजों को देश के 13 राज्यों में पहुंचाया है।
इनकी कंपनी मात्र संतति से प्राप्त चूजों को 10 रुपए प्रति चूजे की दर से बेचती है। इस इकाई के चूजे 15 दिन में लगभग 300 ग्राम वजन ग्रहण कर लेते हैं। किसान भाइयों, अब आइए आपको मिलवाते हैं एक प्रगतिशील किसान से, जिन्होंने क्रॉयलर पालन व्यवसाय अपना रखा है। मैं इस क्रॉयलर बर्ड को, रंगीन मुर्गी को इसलिए मंगाया कि क्रॉयलर वाला जो है, ये व्हाइट मुर्गी जो है, मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण जो है व्यवसाय में जो मुनाफा होता है उस मुनाफा में जो है कि कमी हो जाती है। हम लोग जिस प्रकार से मेहनत करते हैं उस प्रकार से हम लोग को कभी कभी जो है मजदूरी भी नहीं मिल पाता है। इसलिए ये जो कलर लाते हैं तो इसमें क्या है कि रोग रोधी क्षमता जो है ठीक है, इसमें कम बीमारी होता है। और दाना जो है कि उस व्हाइट वाले जो मुर्गी है मांस के लिए पालते हैं उससे ये दाना हाफ खाता है। उसको 40 दिन में जो है कि 2 किलो कर लेते हैं, तो 40 दिन में इसको जो है 1 किलो 200 तक इसको जो है कि कर लेते हैं। वो व्हाइट वाला जो मुर्गी हम लोग बेचते हैं वो मार्केट में अगर 80 रुपया का बिक रहा है तो ये जो है कि 100 रुपया 110 रुपया का जो है कि ये बिक जाता है। तो इस हिसाब से बाजार का स्थिति गड़बड़ाने पर भी जो है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका जहाँ तक वजन का बात है और लागत का बात है तो अभी जो है कि सबका वेट जो है कि एक बराबर नहीं होता है। ये 700 ग्राम से लेकर के अभी यहाँ हमारे पास 900 ग्राम तक का जो है कि ये मुर्गी है और इसका लागत जो है 66 रुपया पर बर्ड है अभी तक में। अभी जो है खुदरा हम यहाँ पर 120 रुपया किलो बेच रहे हैं। 40 दिन अगर हम इसको पाल रहे हैं तो उस समय इसका जो है कि लागत 80 रुपया के आसपास आ जाएगा। तो 80 रुपया का आसपास अगर आ गया तो उसमें जो है कि 1 किलो 200 आ जाएगा। जहाँ तक लाभ की बात है 64 रुपया जाता है। किसान भाइयों, इन्होंने 1200 चूजों से क्रॉयलर पालन शुरू किया था, जिस हेतु आवास के लिए बांस एवं इसकी खपचियों से 1400 वर्ग फुट में झोपड़ी नुमा आवास बनाया, जिसकी लागत 65,000 रुपया आई थी, जिसकी वायु 5 वर्ष में आने तो प्रति वर्ष 13,000 रुपये की आवक। इसके अलावा शेष पूंजी पर प्रति वर्ष ब्याज होता है 4,420 रुपया। इस प्रकार अचल पूंजी के रूप में प्रति वर्ष खर्च होता है 17,420 रुपया। चल पूंजी के रूप में आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन पर लगभग 8 बैच प्रति वर्ष निकालते हैं, अतः वार्षिक खर्च होता है 6,33,600 रुपया, जिस पर ब्याज लगता है 26,928 रुपया। इसके अलावा मजदूरी के रूप में 3,000 रुपए की दर से एक मजदूर पर 36,000 रुपए खर्च होते हैं तथा भूमि किराया या लगान 2,000 रुपए प्रति वर्ष तथा इन्होंने चूजों की खरीद पर खर्च किया है 1,92,000 रुपया। इस प्रकार कुल खर्च आता है 9,07,948 रुपया। अब यदि आमदनी की बात करें तो 5% मृत्यु दर के उपरांत इन्हें प्रति बैच चूजे बेचने पर 1,36,800 रुपए की आय होती है, जो वार्षिक 10,94,400 रुपया होता है, जिसमें से यदि कुल खर्च को घटा देते हैं तो इन्हें 1,86,492 रुपए शुद्ध लाभ के रूप में अतिरिक्त आमदनी के रूप में प्राप्त होता है। किसान भाइयों, इस लाभ को आप चूजों की संख्या को बढ़ाकर और अधिक बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में अभी बाकी है और भी कई रोचक जानकारियाँ, मगर इससे पहले लेते एक छोटा सा विराम। अगर सुखी रहना है तो उत्तम वीर के निर्माता चंबल फर्टिलाइजर्स का उत्तम एसएसपी ही इस्तेमाल किया कर। उत्तम एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। फसलों की पैदावार एवं क्वालिटी के साथ साथ भूमि सुधार करता है। फसलों में तेल और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। पाले बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। भारत के उर्वरक निर्माता चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसपी। अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फूलों के अंतर्गत हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं पॉली हाउस में डच रोज की खेती के बारे में, जो कि किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चूँकि अन्य फूलों की तुलना में इसकी खेती में लागत ज्यादा है, परंतु इससे मिलने वाले लाभ को देखते हुए बहुत से किसान इसे अपना रहे हैं और अधिक लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। परंतु हम यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि इसकी खेती केवल अपना लेने मात्र से ही आपको लाभ नहीं मिल पाएगा।
जब तक कि इसमें दिन प्रतिदिन किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों को सुचारू रूप से नहीं किया जाएगा तो फसल में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। फलस्वरूप डच रोज की खेती से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यदि इसके प्रबंधन कार्यों की बात करें तो मुख्य रूप से सिंचाई, पोषक तत्व